हेलो दोस्तों, गुड इवनिंग। कैसे हैं आप सब लोग? आशा है कि आप सभी अच्छे हैं, खुश हैं, मस्त है। खुश रहिए, मस्त रहिए और अपनी पढ़ाई को एकाग्र रूप से जारी रखिए। हम मनोविज्ञान पढ़ रहे थे और मनोविज्ञान में हमने क्या मानसिक स्वास्थ्य जो टॉपिक है उसके बारे में चर्चा कर रहे थे। मानसिक स्वास्थ्य में हमने सर्वप्रथम देखा था कि मानसिक स्वास्थ्य शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग 1908 में किलफोर्ड वियर्स ने किया था। उन्होंने अपनी पुस्तक है माइंड दैट फाउंड इटसेल्फ के अंदर क्या इसका जो वर्णन है वो प्रथम बार किया था। इसी के परिणाम स्वरूप मानसिक स्वास्थ्य विज्ञान परिषद की अमेरिका में स्थापना कर दी जाती है। जो मानसिक परिषद विकास परिषद था उसके मुख्य रूप से 3 कार्य थे। एक तो क्या मानसिक रोगों की रोकथाम करना है, मानसिक स्वास्थ्य बनाए रखना है और क्या है मानसिक रोगों का उपचार करना है। अब मानसिक जो स्वास्थ्य था, किसी व्यक्ति को मानसिक स्वास्थ्य कैसे कहा जाएगा? जब कोई व्यक्ति बिना किसी दबाव के, बिना किसी प्रभाव के, बिना किसी भी तनाव या दुश्चिंता के कोई कार्य करता है, इजिली उसके सोचने की क्षमता एकाग्र रूप से क्या ज्यादा होती है, तो उसे क्या कहेंगे? मानसिक स्वस्थ कहेंगे। इसके विपरीत मानसिक अस्वस्थ व्यक्ति जो हमेशा क्या चिड़चिड़ापन में रहता है और जो क्या कार्य करने की क्षमता में आलसीपन दिखाता है और जो क्या हमेशा ही जो अगर हम बात करते हैं साधु संत महाराज इनके विश्वास रखता है, ठीक है। साधु संत किसी ने कह दिया ऐसे करो वैसे करो, ठीक है, यानी अनम्रों में ज्यादा विश्वास करता है, तो ऐसे व्यक्ति क्या कहलाते हैं? मानसिक अस्वस्थ कहलाते हैं। इसके बाद हमने देखा था कि किस प्रकार जो समायोजन है वो स्थापित होता है और इसके बाद हमने चर्चा की थी कुसमायोजन होते हैं। कोई व्यक्ति क्या लंबे समय तक समय और परिस्थिति के अनुरूप कार्य नहीं कर पाता है, वो कुसमायोजित हो जाता है और कुसमायोजित होने के कारण क्या उसके विभिन्न प्रकार के रोग घेर लेते हैं। वो हमने कल चर्चा की थी कौन कौन से होते हैं? तनाव है, दुश्चिंता है, भग्नाशा है, कुंठा है और कौन से हैं? द्वंद्व है। यहां तक हमने क्या है जो कल तक चर्चा की थी। अब इसके आगे देखते हैं कि इसके आगे कौन कौन से जो पॉइंट है वो होते हैं। इसके आगे हम देखते हैं कि व्यक्ति जब मानसिक रोगों का शिकार हो जाता है, यानी दबाव आ गई, दुश्चिंता आ गई, कुंठा आ गई, भग्नाशा आ गई, किसी न किसी प्रकार से वो क्या है इन जो मानसिक है रोगों को ग्रस्त हो गया है, उसके मानसिक रोग आ गए हैं, तो इनको दूर करने के लिए विभिन्न प्रकार की युक्तियां अपनाई जाती है जिन्हें मानसिक मनोरचनाएं कहा जाता है। जिन्हें किस नाम से जानते हैं? मानसिक मनोरचनाओं के नाम से जानते हैं। तो मानसिक जो मनोरचनाएं हैं, मानसिक मनोरचनाएं हैं वे साधन हैं, मानसिक मनोरचनाएं वे साधन हैं जिसके कारण व्यक्ति तनाव, दुश्चिंता, कुंठा आदि से बचने का, ठीक है। तो अगर हम बात करते हैं मानसिक मनोरचनाएं कहा किसे जाता है, तो मानसिक मनोरचनाएं वे साधन हैं जिससे जो व्यक्ति है वो तनाव, दुश्चिंता, भग्नाशा, कुंठा से बचने तथा उनके साथ सामंजस्य स्थापित करने के उपाय के रूप में अपनाता है। यानी मानसिक समायोजन किसे कहा जाता है? जब कोई व्यक्ति मानसिक रूप से ग्रस्त हो जाता है, यानी उसे दबाव पैदा हो रहा है, तनाव वो कर रहा है, उसकी दुश्चिंता हो रही है और दो चीजों के बदले में क्या द्वंद्व पैदा हो रहा है, तो व्यक्ति क्या कुसमायोजित हो जाता है। जब व्यक्ति कुसमायोजित हो जाता है तो इसे दूर करने के लिए जो प्रणाली और जो साधन अपनाता है उसे क्या कहा जाता है? मानसिक मनोरचनाएं कहा जाता है। तो मानसिक मनोरचनाएं व्यक्ति जब कुसमायोजित हो जाता है वो 2 प्रकार से अपनाता है। मानसिक मनोरचनाएं कितने प्रकार की होती है? 2 प्रकार की होती है। एक तो प्रत्यक्ष उपाय के रूप में अपनाता है और दूसरा कौन सा है? अप्रत्यक्ष उपाय के रूप में। को पहला कौन सा आता है? प्रत्यक्ष उपाय है, यानी हम किसी कारणवश से क्या तनाव के शिकार हो गए, हमारे में किसी प्रकार की टेंशन आ गई, तो उस टेंशन को दूर करने के लिए क्या है, पहले तो हम प्रत्यक्ष उपाय के बारे में चर्चा करेंगे। तो प्रत्यक्ष उपाय में कौन कौन से उपाय हैं? एक तो आता है बाधाओं को दूर करना है। पहला पॉइंट कौन सा आता है? प्रत्यक्ष उपाय की अगर हम बात करते हैं, मानसिक मनोरचनाओं को दूर करने का प्रत्यक्ष उपाय है और पहला प्रत्यक्ष उपाय कौन सा होता है? बाधाओं को दूर करना है। बाधाओं को क्या है? दूर करना है। दूसरा अगर हम बात करते हैं अन्य मार्ग खोजना है। पहले अगर बात करते हैं क्या है? बाधाओं को दूर करना है, दूसरा अन्य मार्ग खोजना है और तीसरे की अगर बात करते हैं लक्ष्य का प्रतिस्थापन है, लक्ष्य का प्रतिस्थापन है और चौथा अगर बात करते हैं विश्लेषण एवं निर्णय है। विश्लेषण और क्या है? निर्णय है। तो हम अगर हम बात करते हैं किसी प्रकार से कुसमायोजित हो गए हैं तो उसको दूर करने के लिए जो प्रत्यक्ष उपाय है उनमें पहला उपाय कौन सा है? बाधाओं को दूर करना है। तो इसको समझते हैं कि किस प्रकार हम बाधाओं को क्या है दूर करते हैं। जैसे हम तैयारी कर रहे हैं, कोई कंपटीशन की हम क्या तैयारी कर रहे हैं, एग्जाम सर पर है, 2 महीने बाद एग्जाम होने वाला है, लेकिन अभी हमारे पास न तो जो
संपूर्ण सामग्री है उपलब्ध है अपने पास अभी तक क्या, न तो संपूर्ण सामग्री उपलब्ध हो पाई है, ना ही कोई अच्छा टीचर पढ़ाने वाला मिला है। लेकिन 2 महीने बाद एग्जाम है तो हमारे पास क्या है, विभिन्न प्रकार की बाधाएं आ गई, यानी कैसे हम स्रोत ढूंढें, किस प्रकार उपाय करें। तो ये जो बाधाएं आती है इनको दूर करेंगे। पहले मार्केट जाएंगे, किताबें खरीदेंगे और कहीं से देखें ऑनलाइन या किसी प्रोसेस के माध्यम से हम क्या टीचर का जुगाड़ करते हैं, ये टीचर अच्छा पढ़ाता है और उसे पढ़ेंगे। तो जैसे ही क्या हमारे सामने बाधाएं आती है किसी भी चीज को लेकर, उन बाधाओं को जब दूर किया जाता है तो ये हमारा पहला कौन सा आता है, मानसिक समायोजन है। यानी हमारे दिमाग में जो मानसिक तनाव या दुश्चिंता आ रही थी किसको लेकर, पढ़ाई को लेकर, यानी 2 महीने बाद एग्जाम है, उस एग्जाम की हम तैयारी नहीं कर पा रहे हैं, तो उसको क्या है, दूर करेंगे। यानी मार्केट जाएंगे, किताबें खरीदेंगे या जो भी प्रोसेस होगा उसको लागू करेंगे। तो पहला पॉइंट कौन सा आता है, बाधाओं को दूर करना है। दूसरा अगर हम बात करते हैं, दूसरा उपाय कौन सा आता है, अन्य मार्ग खोजना है। दूसरा कौन सा आता है, अन्य मार्ग खोजना है। ठीक है, तो दूसरा मार्ग कौन सा है, अन्य मार्ग खोजना है। हमें क्या है, किसी भी कंपटीशन का एग्जाम जो है वो पास करना है। जो एग्जाम है, हम अगर बात करते हैं कि टीचर हमें नहीं मिल पा रहा है, किताबें हमने खरीदी है लेकिन टीचर नहीं मिल पा रहा है, तो हम उसको किस प्रकार से उस तनाव को दूर करेंगे और हमारा मानसिक समायोजन बनाए रखेंगे। तो दूसरा पॉइंट कौन सा आता है कि अगर हमें टीचर नहीं मिल पा रहा है, अगर अच्छा टीचर नहीं मिल पा रहा है पढ़ाने के लिए, तो उसके लिए क्या हम अन्य मार्ग खोजेंगे। यानी किस प्रकार हम क्या है, इन किताबों को अपने आप स्वयं पढ़ें या अपने सहपाठियों के साथ क्या है बैठकर पढ़ें। तो दूसरा पॉइंट कौन सा आता है, अन्य मार्ग खोजना है। पहला पॉइंट कौन सा था, प्रत्यक्ष उपाय में बाधाओं को दूर करना है। और दूसरा पॉइंट कौन सा आता है, अन्य मार्ग खोजना है। कौन सा है, अन्य मार्ग खोजना है। तीसरा पॉइंट हम चर्चा करते हैं, लक्ष्य का प्रतिस्थापन है। लक्ष्य का क्या है, प्रतिस्थापन है। जैसे इसको लेकर चलते हैं कि हम आईएएस की तैयारी करें। हम क्या है, आईएएस की तैयारी कर रहे हैं, लंबे समय तक हमने आईएएस की तैयारी की, प्री मेन इंटरव्यू तक पहुंचे, कई बार मेन में रहे, कई बार प्री में रहे, कई बार इंटरव्यू में रहे, लेकिन लंबे समय तक आईएएस की तैयारी करने के बाद भी हमारा क्या है, अंतिम रूप से चयन नहीं हो पाया आईएएस में। तो हमें क्या है, फिर बैठ कर क्या है, सोचना पड़ेगा कि क्यों नहीं हो पा रहा है। जब ऐसा होता है कि हम अंतिम बार भी आईएएस में चयन नहीं होते हैं, तो ऐसे में हमें क्या है, आईएएस को छोड़कर आरएस या किसी भी जो स्टेट की सिविल परीक्षाएं हैं उनकी तैयारी करने के लिए क्या इच्छुक हो जाते हैं कि इसमें तो हमारा हुआ नहीं। यानी हमने लक्ष्य क्या है, चेंज कर लिया। पहले हम आईएएस बनना चाहते थे, अब हम राजस्थान के निवासी, तो राजस्थान में आरएस कैडर की भर्तियां आती है, तो अब हम क्या है, आरएस की तैयारी करेंगे। तो क्या है, लक्ष्य का प्रतिस्थापन करना है। पहला पॉइंट हमने क्या पढ़ा था, मानसिक समायोजन वे साधन होते हैं जिनके कारण हम किसी भी रूप से कुसमायोजित है, यानी तनाव, दुश्चिंता, भगनासा, कुंठा आदि के शिकार है, इनको दूर कर पाते हैं। वो माध्यम या वो स्रोत क्या कहलाते हैं, मानसिक समायोजन कहते हैं। मानसिक समायोजन 2 आधारों पर हम कर सकते हैं। पहला पॉइंट करते हैं तो प्रत्यक्ष उपाय के आधार पर, और दूसरे कौन से आते हैं, अप्रत्यक्ष उपाय या अप्रत्यक्ष विधियां होती है। प्रत्यक्ष उपाय की अगर हम बात करते हैं तो इसमें सर्वप्रथम हम बाधाओं को दूर करेंगे, जो भी समस्याएं आ रही है उनको दूर करने का कार्य करेंगे। अगर वो दूर हो जाती है तो सेकंड हमारे पास आता है कि जो मार्ग है वो खोज लेना है, अन्य मार्ग खोजना है। अगर हमें उचित शिक्षक उस सब्जेक्ट का जिसकी हम तैयारी करना चाह रहे हैं उसका उचित शिक्षक नहीं मिल पा रहा है, तो हम अपने सहपाठियों के साथ या स्वयं पुस्तकों को सब अध्ययन के माध्यम से उसकी तैयारी करेंगे और उस परीक्षा में अव्वल आएंगे, पास करेंगे। तीसरा हम क्या है, लक्ष्यों का प्रतिस्थापन करना है। यानी हमारे पास जो भी लक्ष्य है उसमें हम लंबे समय तक तैयारी तो कर रहे हैं, लेकिन क्या लंबे समय के बाद तैयारी करने के बाद भी क्या है, हम सफल नहीं हो पा रहे हैं, तो ऐसे में क्या है, लक्ष्य चेंज कर देते हैं। लक्ष्य क्या है, चेंज कर देते हैं। आईएएस की तैयारी कर रहे थे तो आरएस की तैयारी करेंगे अभी, ठीक है। तो इस प्रकार के लक्ष्य का प्रतिस्थापन है। चौथा क्या है, विश्लेषण और निर्णय है। विश्लेषण और क्या है, निर्णय है। कोई भी समस्या जब आती है, कोई भी क्या है, समस्या जब आती है, मेरे सामने आपके सामने जो भी है उनके सामने जब समस्या आती है तो सर्वप्रथम व्यक्ति विश्लेषण करता है, यानी उनको छोटे भागों में बांटता है। विश्लेषण संश्लेषण 2 प्रकार के होते हैं। संश्लेषण में जोड़ने का कार्य करता है, विश्लेषण में छोटे छोटे भागों में तोड़ने का कार्य करता है। कोई भी जो समस्या आती है उसको सर्वप्रथम व्यक्ति है वो सोचता है और छोटे छोटे टुकड़ों में बांटता है कि ये समस्या इस प्रकार की, और इसको इस प्रोसेस के माध्यम से हम कर सकते हैं। तो विश्लेषण और क्या है, निर्णय है। पहले विश्लेषण करेगा यानी उसको तोड़ेगा, फिर उसके बारे में निर्णय लेगा। जैसे हमें सपोज कीजिए हमें दिल्ली जाना है,
हमें क्या है, दिल्ली जाना है, जयपुर से दिल्ली जाते हैं तो कितने 4 घंटे का समय लगता है। तो उसके लिए हम देखेंगे कि बाय ट्रेन जाए, बाय बस जाए या बाय एरोप्लेन जाए। तो सर्वप्रथम हम विश्लेषण करेंगे और अंतिम रूप से हमारा दिमाग क्या है, एक स्टेज पर पहुंचता है और एक निर्णय लेता है कि हम नहीं बस से नहीं, हम ट्रेन से, या ट्रेन से नहीं हम एरोप्लेन से क्या है दिल्ली जाएंगे। तो अंतिम रूप से जो निर्णय लिया जाता है वो विश्लेषण के माध्यम से लिया जाता है और ये हमारा क्या है, मानसिक समायोजन का एक साधन है। तो मानसिक समायोजन फिर रिपीट करते हैं, किसे कहा जाता है? मानसिक समायोजन वे साधन होते हैं जो हमारे कुसमायोजता को दूर करते हैं, यानी हमारे दिमाग में जो टेंशन है, तनाव है, दुश्चिंता है, बगनासा है, कुंठा है आदि जो द्वंद्व है वो दिमाग में आ गए हैं, उन द्वंद्वों को, उन चीजों को दूर करने के लिए और दिमाग को क्या शांत करने के लिए जो स्रोत अपनाए जाते हैं, जो साधन अपनाए जाते हैं, जो प्रक्रिया अपनाई जाती है उसे मानसिक समायोजन के नाम से जाना जाता है। और मानसिक समायोजन को दूर करने के लिए 2 प्रकार के उपाय है। एक तो क्या है, अगर हम बात करते हैं प्रत्यक्ष उपाय है, दूसरे अप्रत्यक्ष है। प्रत्यक्ष में हमने पढ़ा था बाधाओं को दूर करना है। दूसरा अगर हम बात करते हैं अन्य मार्ग खोजना है। पहला पाठ का हमने पढ़ा था बाधाओं को दूर करना है, दूसरा क्या है, अन्य मार्ग खोजना है, हम दूसरा मार्ग खोजेंगे। और तीसरी अगर हम बात करते हैं तीसरा पॉइंट कौन सा आता है, तीसरे की बात करते हैं लक्ष्य का प्रतिस्थापन है। और चौथा अंतिम कौन सा आता है, विश्लेषण और क्या है, निर्णय लेना है। यानी हम उस पॉइंट पर एक विश्लेषण करते हैं और एक क्या है, निर्णय लेते हैं। तो विश्लेषण और निर्णय इसका अंतिम पॉइंट है। इसके बाद हम पढ़ेंगे मानसिक समायोजन के अप्रत्यक्ष उपाय कौन से आते हैं, अप्रत्यक्ष उपाय। तो अप्रत्यक्ष उपाय की अगर हम बात करते हैं तो पहला इसमें आता है दमन है। कौन सा आता है, दमन है। हमारे मन में जो भी बातें हैं उसको क्या दबा देना है। तो पहला पॉइंट कौन सा आता है, अप्रत्यक्ष। व्याख्या करेंगे लेकिन एक बार देख लेते हैं कौन कौन से पॉइंट है। अप्रत्यक्ष उपाय की अगर हम बात करते हैं तो पहला आता है दमन है, दूसरा क्या है, समन है। दूसरा कौन सा आता है, समन है। पहला पॉइंट कौन सा आता है, अप्रत्यक्ष उपाय में, मानसिक समायोजन के अप्रत्यक्ष उपाय में पहला आता है दमन और दूसरा कौन सा आता है, समन आता है। दूसरा कौन सा आता है, समन है। तीसरे की अगर बात करते हैं प्रेक्षण है, तीसरे की अगर बात करते हैं प्रक्षेपण है और चौथे की बात करते हैं प्रतिगमन है। पहला दमन है, समन है, प्रक्षेपण है और क्या है, प्रतिगमन है। दमन, शमन, प्रक्षेपण और कौन सा कहलाता है, प्रतिगमन है। इसके बाद पांचवें की अगर हम बात करते हैं पृथक्करण है। कौन सा आता है, पृथक्करण है, यानी सेपरेटेड है। हम किसी भी माध्यम या स्रोत से क्या है, स्वयं को अलग कर लेते हैं, यानी सेपरेटेड हो जाते हैं, पृथक्करण है। दमन है, समन है और प्रक्षेपण है, प्रतिगमन है और पृथक्करण है। इसके बाद में कौन सा आता है, आश्रित होना है। कौन सा होता है, आश्रित होना है, डिपेंडेंट होना है। हम किसी भी तरीके से दूसरे व्यक्ति के ऊपर जब डिपेंडेंट हो जाते हैं, आश्रित हो जाते हैं, तो ये हमारा कौन सा आता है, मानसिक समायोजन स्थापित करने का अप्रत्यक्ष उपाय है। तो दमन, समन है, प्रतिगमन है, प्रक्षेपण है, प्रतिकरण है, आश्रित होना है। इसके बाद में क्या है, विस्थापन है, डिस्प्लेसमेंट है। विस्थापन है यानी उस जगह को बिल्कुल छोड़कर चले जाना है। कोई बार झगड़ा हो जाता है अपने आपस में तो कई देर क्या इधर उधर हो जाते हैं, यानी विस्थापन है, डिस्प्लेसमेंट है। इसके बाद अगर हम चर्चा करते हैं तो कौन सा आता है, तादात्म्यकरण है और क्या है, दिवास्वप्न है। तादात्म्यकरण है, दिवास्वप्न है, औचित्य स्थापन है। तादात्म्यकरण है, दिवास्वप्न है, औचित्य स्थापन है। यानी तादात्म्यकरण की अगर बात करते हैं तो दूसरे के ऊपर थोप देते हैं। तादात्म्यकरण है, दिवास्वप्न है, औचित्य स्थापन है और विपरीत रचना है, विपरीत रचना है और इसके साथ अंतिम पॉइंट आता है शोधन है। इस प्रकार हमारे अप्रत्यक्ष रूप से 12 उपाय है जो हमें मानसिक रूप से क्या है, समायोजित करते हैं। तो एक एक के बारे में चर्चा करेंगे। पहला हमने पढ़ा था दमन है। पहला क्या है, दमन किसे कहा जाता है। तो दमन की अगर बात करते हैं, कटु अनुभूतियों, अतिरिक्त इच्छाओं को, दुखद बातों को बलपूर्वक भुला देना दमन कहलाता है। कई बार अपने दिमाग में क्या आती है, कटु अनुभूतियां हैं, अतिरिक्त इच्छा है या दुखद बातें होती है, उनको हम दबाव देकर के है भुला देते हैं। इसे क्या कहा जाता है, दमन है। तो दमन की परिभाषा क्या है, जब हमारे मन में कटु अनुभूतियां हैं, अतिरिक्त इच्छाएं या दुखद बातें होती है, उनको हमारा दिमाग दबाव देकर के है भुला देता है, उन्हें याद नहीं करना चाहता है। इसे क्या कहा जाता है, दमन है। जैसे आपके या मेरे दिमाग में कोई ऐसी बात होती है जो हमें कभी न कभी दुख देती है, ठीक है, सुबह दोपहर शाम, कभी एक टाइम आता है जब आप उस चीज के बारे में सोचते हो और वो चीज आपको क्या दुखी करती है। तो ऐसी जो चीज होती है, ऐसी चीजों को हमारे दिमाग के माध्यम से बलपूर्वक भुला देना ही क्या कहलाता है,
दमन कहलाता है। अतृप्त इच्छाएं हैं, कई बार क्या है हम सोच रहे हैं कि हमारे साथ ऐसा होगा, मैं 2 साल मेरा कोई मित्र रहा, 4 साल मित्र रहा, हम एक पास साथ में रहे, वो टीचर लग गया मैं नहीं लगा, तो ये अतृप्त इच्छा होगी। उसके कारण क्या है मैं रह गया या वो मेरे कारण वो रह गया, ऐसी कुछ बातें होती है जिससे क्या है अतृप्त इच्छाएं कहा जाता है। और जब यह हमारे मन में आती है तो हम दुखी होती हैं। इन दुखी बातों को बलपूर्वक भुला देना क्या कहलाता है, दमन कहा जाता है। दूसरा उदाहरण की बात करते हैं, हम 2 व्यक्ति थे, साथ में गए तैयारी करने के लिए, 2 व्यक्ति साथ में गए थे, दोनों ने तैयारी की, एक ही बैच में कोर्स लिया, एक ही रूप से क्या हमने तैयारी की, दोनों पढ़ रहे थे, मेरा सिलेक्शन नहीं हुआ, उसका क्या सिलेक्शन हो गया, और फिर उसका दोबारा से फिर सिलेक्शन हो गया, उसका 2 बार हो गया, पहले फर्स्ट ग्रेड फिर कॉलेज सिलेक्शन में। इस प्रकार के है जब वह व्यक्ति आगे निकल जाता है तो कभी न कभी अपने माइंड पे करते हैं, साथ में बैठते थे, आज वो कॉलेज प्रोफेसर है, लेकिन हम क्या किसी भी मुकाम पर नहीं पहुंचे हैं। तो इस प्रकार है जब कटु अनुभूतियां होती है, अतिरिक्त इच्छाएं होती है, हमारे दिमाग में आती है तो हम दुखी होते हैं। इन्हें दुखी बातों को भुला देना क्या कहा जाता है, दमन कहा जाता है। तो कटु अनुभूतियों, अतृप्त इच्छाओं और दुखद बातों को बलपूर्वक भुला देना ये किसी व्यक्ति के द्वारा क्या कहा जाता है, दमन है। इसके बाद क्या है, समन है। दूसरा हमने क्या पढ़ा था, समन है। कष्टदायी जो बातें होती हैं, कष्टदायी बातें होती है, उनको अपने चेतन मन के द्वारा जानबूझकर अस्वीकृत करना क्या कहलाता है, समन कहलाता है। ठीक है, कौन सा कहलाता है, समन कहलाता है। तो हमारी क्या है, कई बार दुखद जो बातें होती है, कष्टदायी जो बातें होती है, उनको हमारा दिमाग जो चेतन मन है वो जानबूझ करके भुलाने की कोशिश करता है, जानबूझ करके है चेतन भुलाने की कोशिश करता है। उसे क्या कहा जाता है, समन के नाम से जाना जाता है। जैसे शहर में रहते हैं तो शहर में रहने वाले सबसे सुबह सुबह किससे, दूध वाले के साथ चक्कर पड़ता है। दूध वाला आता है, दूध लेकर आता है सुबह सुबह, जो महिलाएं होती है या जो पुरुष होते हैं वो दूध लेने के लिए जाते हैं, तो सर्वप्रथम 6 साढ़े 6 बजे का या गर्मियों का जो टाइम होता है उसमें 6 बजे के करीब आ जाते हैं, और सर्दियों में 7 साढ़े 7 के करीब आते हैं। दूध वाले जब आते हैं तो उनके साथ किसी न बात को लेकर के थोड़ी बहुत झड़प हो जाती है। किसी भी बात को लेकर जब थोड़ी बहुत उनके साथ झड़प हो जाती है तो हमारे दिमाग में वो बात चलती है कि उसके साथ क्या झड़प हो, माथापच्ची हो जाती है। 2-4 रुपए के लिए 10-20 रुपए के एक दिन दिया, एक दिन दूध नहीं दिया, ऐसे किसी भी बात को लेकर के दूध वाले से झड़प हो जाती है। तो उस बात को अपना दिमाग क्या है, दिमाग परेशान हो रहा है, उसके साथ झड़प हो रही है, लेकिन दिमाग क्या, चलो हुआ जो हुआ छोड़ो, इसे जाने दो। यानी अपने दिमाग के द्वारा उस बात को चेतन अस्वीकृत करना क्या कहलाता है, समन कहा जाता है, समन कहलाता है। तो हम क्या पढ़ रहे हैं, मानसिक मनोरचनाओं के अप्रत्यक्ष प्रकार है। पहला हमने पढ़ा दमन है, जब हम कटु अनुभूतियों, अतृप्त इच्छाओं और दुखद बातों को बलपूर्वक भुला देता है हमारा मन, इसे दमन कहा जाता है। दूसरा समन की अगर हम बात करते हैं तो कोई भी बात जो होती है हमारे मन, कष्टदायी बातों को हमारे चेतन मन के द्वारा किसी भी प्रकार से क्या है भुला देना या उसको दबा लेना क्या कहलाता है, समन कहा जाता है। कष्टदायी बातें हैं उनको हमारे दिमाग के द्वारा क्या चेतन अस्वीकृत करता है, यानी वो उसे याद ही नहीं करना चाहता है। चलो हुआ जो हुआ, किसी के साथ झगड़ा हुआ, वही चाहता है दिन भर में किसी न किसी के साथ माथापच्ची हो जाती है, तो उसको क्या दिमाग भूलने की कोशिश करना, चलो वो तो ऐसा ही है, छोड़ो हुआ जो हुआ। तो इसे क्या कहा जाता है, समन के नाम से जाना जाता है। तीसरा हमने पढ़ा था प्रक्षेपण। पहला हमने दमन पढ़ा, दूसरा हमने क्या है, समन पढ़ा है। तीसरा हम चर्चा करेंगे प्रक्षेपण। क्या है, प्रक्षेपण है, यानी अपनी सफलता का दोष किसी पर भी लगाकर अपने आप को संतुष्ट कर लेना है। क्या कहा जाता है, इसके प्रक्षेपण की अगर हम बात करते हैं तो अपनी सफलता का दोष किसी के ऊपर लगाकर अपने आप को सेटिस्फाई करना कि मैं तो सही हूं, वो ही गलत था, उसके कारण मेरे साथ ऐसा नहीं हुआ। जैसे अगर बात करते हैं तो जैसे सामान्य सी बात करते हैं, चिड़ी बल्ला, ठीक है, बच्चे खेलते हैं चिड़ी बल्ला, ये खेलते हैं, ठीक है, बैडमिंटन होता है, ये सब खेलते हैं। तो कई बच्चों से क्या अच्छी तरह से खेला नहीं जाता है, जब उनसे खेला नहीं जाता तो वो या तो जमीन की तरफ देखेंगे, जमीन ठीक नहीं है, दूसरा बल्ले की तरफ देखेंगे, बल्ला हिल रहा है, ठीक है, क्यों, उनको खुद को नहीं खेलना आ रहा है, ठीक है, तो वो क्या है उसका दोष किसके ऊपर लगाएंगे, बल्ले के ऊपर लगाते हैं, तो इसे प्रक्षेपण कहा जाता है। ठीक है, यानी जब एक स्वयं व्यक्ति स्वयं कोई भी प्रकार है किसी भी कार्य में सफल नहीं हो पाता है तो ऐसे में क्या है, वो ऐसे नहीं कहता कि ये मेरी गलती है, वो ऐसे नहीं स्वीकार करता कि ये मेरी गलती है, मेरी गलती के कारण क्या मैं इसमें सफल नहीं हुआ, वो कहता है कि इस बल्ले का दोष है, इसका है बल्ले का दोष है जिसके कारण मैं हार गया या मैं सफल नहीं हुआ है। तो ये क्या कहा जाता है, प्रक्षेपण है। या अभी आईपीएल चल रही,
अभी क्या है आईपीएल चल रहे हैं, तो कई बार आपने देखा होगा क्रिकेटर जो होते हैं बार बार बल्ले की तरफ देखते हैं, एक ओवर बचा, ठीक है, कोशिश करने हैं 6 और जो 4 है वो मारने की क्या कोशिश करता है बल्लेबाज जो होता है लास्ट ओवर में, लेकिन फिर नहीं लगता, तो कभी बल्ले को ऐसे देखा, ऐसे ऐसे करेगा, बल्ले को ऐसे ऐसे देखा, बार बार बल्ले को देखता है, तो बल्ला क्या करे, ठीक है, जब तुम्हारे से शॉट ही नहीं लग रहा है तो बल्ला क्या करेगा, यानी वो यह बताना चाह रही है बेकार, बल्ला क्या है बेकार है, इससे क्या शॉट नहीं लग रहा है, मेरे अंदर तो खूब है मेरे में लेकिन शॉट नहीं लग पा रहा है, तो इसे क्या कहा जाता है प्रक्षेपण है। जब हम किसी भी सफलता और असफलता का दोष स्वयं पर न लगाकर किसी अन्य मार्ग पर लगाते हैं, किसी अन्य को दोष देते हैं, तो उसे प्रक्षेपण कहा जाता है। जैसे हम पढ़ते हैं खूब पढ़ते हैं लेकिन सफल नहीं हो पा रहे हैं, तो अंतिम में क्या कहेंगे, ये किताबें ऐसी थी, ये क्या है किताबें ही ऐसी थी, हमारे लायक का पेपर ही नहीं हुआ। गलती तो खुद की है कि हमने अच्छी तरह से पढ़ा नहीं, हमारी कहीं ना कहीं गलती है, कोई टॉपिक हमने क्या है छोड़ दिया है, जिससे क्वेश्चन आने थे वो हमने देखा ही नहीं, क्यों पहले तो क्या है डिफिकल्ट लगता है, ये क्या पढ़े इतना हार्ड है कैसे आएगा, लेकिन जब क्वेश्चन उस बुक से और उस पॉइंट से आ जाता है तो हम कहते हैं इस बुक से तो कुछ ही नहीं आया, इस बुक से तो क्या है कुछ ही नहीं, इतने पढ़े थे फिर भी क्या है बुक से कुछ ही नहीं आया, यानी स्वयं की गलती नहीं मानेंगे कि हमने ये पॉइंट इस बुक में छोड़ दिया था और वहीं से क्वेश्चन उठा लिए गए थे। तो जब किसी भी सफलता या असफलता की गलती स्वयं ने स्वीकार कर किसी दूसरे के ऊपर मत देता है, दूसरे के ऊपर लाद देता है, तो इसे प्रक्षेपण कहा जाता है। तो फिर रिपीट करेंगे कि दमन किसे कहा जाता है, हमारे कटु अनुभूतियां हैं, किसी भी प्रकार की अतिरिक्त इच्छाएं हैं, दुखी बातों को क्या है बलपूर्वक हमारे माइंड के द्वारा भुला देना ही दमन कहा जाता है। दूसरा समन है, अगर हम बात करते हैं किसी भी प्रकार की हमारी क्या है कोई भी कष्टदायी जो बातें होती है उनको जानबूझकर हमारे मन के द्वारा क्या है चेतन अस्वीकरण करना ही क्या कहलाता है समन कहा जाता है। तीसरा हमने पढ़ा था प्रक्षेपण है, यानी किसी दूसरे के ऊपर क्या है अपनी गलती स्वयं का नाम मानकर क्या किसी दूसरे के ऊपर क्या है लाद देना है। इसके बाद में क्या है प्रतिगमन, इसके बाद हम कौन सा पढ़ेंगे, ये पढ़ रहे हैं मानसिक समायोजन के अप्रत्यक्ष उपाय है, बुक में क्वेश्चन देखें तो वहां डायरेक्ट ऐसे ही मिलेंगे। अगला पॉइंट पढ़ते हैं कौन सा है प्रतिगमन है, जो वर्तमान स्थिति व्यक्ति को तनाव देती है उससे बचने के लिए अपना पूरी स्थिति की ओर लौट जाना क्या कहलाता है प्रतिगमन है। कई बार हमने देखा होगा कि जो भूतकाल था हमारा बहुत ही खुशनुमा था, भूतकाल में कुछ ऐसी चीजें थी जिनके कारण हम हमेशा खुश रहते थे, लेकिन वर्तमान में कुछ ऐसी परिस्थितियां पैदा हो गई है जिसके कारण हम खुश नहीं रह पा रहे हैं, खुश रहने की कोशिश करते हैं लेकिन कभी ना कभी वो पीछे वाली बातें कुछ अनुभूतियां याद आ जाती है। तो जो वर्तमान स्थिति व्यक्ति को दुख देती है, जो वर्तमान स्थिति क्या है व्यक्ति को दुख देती है, तनाव देती है, किसी प्रकार का कष्ट देती है, उसको भूलकर पूर्व की स्थिति की ओर लौट जाना है, यानी पूर्व जो पहले भूतकाल में हम जैसे रहते थे, जिस प्रकार हमने समय बिताया था, जीवन यापन किया था, उसमें अगर हम चले जाते हैं इसे प्रतिगमन कहा जाता है। प्रतिगमन यानी पीछे की तरफ लौटना है। जब व्यक्ति वर्तमान स्थिति के कारण क्या है दुखी होता है, जब व्यक्ति क्या है वर्तमान स्थिति के कारण क्या है दुखी होता है, तो उस दुख को भुलाने के लिए व्यक्ति अपनी स्वयं की प्राचीन जो परिस्थिति है उसमें पहुंच जाता है, इसे ही प्रतिगमन कहा जाता है। इसे भी क्या कहा जाता है प्रतिगमन कहा जाता है। जैसे अगर हम बात करते हैं कि कई बार इससे होता है कि कोई बालक होता है या कोई वयस्क होता है 18 से ऊपर का, उसका क्या बिल्कुल 5-6 वर्ष के बच्चे की तरह क्या फूट फूट कर रोना है, कोई ऐसा दुखी पॉइंट आ जाता है, सभी के जीवन यापन में से चलता रहता है, दुख आते रहते हैं, तो कई बार ऐसी परिस्थिति आ जाती है एक वयस्क जो होता है उसका बच्चे की तरह फूट फूट कर रोना क्या कहा जाता है प्रतिगमन है। लेकिन क्या कैसे, जैसे उसकी उम्र तो क्या 25 वर्ष हो गई है, लेकिन वो क्या आज भी 6 वर्ष की उस बाल्यावस्था की ओर चला गया है, उस शेषवस्था की ओर चला गया है जिसे वो 20 साल पहले जी कर आ गया है, लेकिन उसको क्या उसमें बच्चे की तरह रोने में उसे शांति मिलती है, इसे क्या कहा जाता है प्रतिगमन है। यानी आज वर्तमान स्थिति जो हमें दुखी करती है उससे निकलकर भूतकाल की स्थिति में पहुंच जाना क्या कहा जाता है प्रतिगमन। दूसरा पॉइंट की बात करते हैं, मोस्टली लड़कियों के साथ होता है। लड़कियां जो होती है पहले अपने माता पिता के साथ पीहर पक्ष में रहती है, ठीक है, लड़कियां क्या है पीहर पक्ष में अपने माता पिता के साथ रहती है और अच्छी तरह से जिंदगी एंजॉय करती है, हर खुशी हर सुविधा उन्हें वहां पर मिलती है, जो बात कहती वो क्या उसे मिलती है। 8 बजे उठेगी तो 8 बजे, 7 बजे का टाइम है तो 7 बजे है, 6 बजे का टाइम है तो 6 बजे उठेगी, उसका खुद का मर्जी का टाइम है, ठीक है,
थोड़ा बहुत माताजी के साथ क्या दिन में काम करवा दिया, लेकिन माताजी प्रेशर नहीं डालते हैं कि तेरे को ये काम करना ही पड़ेगा, तेरे को ये काम करना ही पड़ेगा। ऐसा किसी प्रकार की कोई भी बाध्यता नहीं होती है। जो वो बच्ची करना चाहिए, जो वो लड़की करना चाहिए, वो उस प्रकार करती है। जैसे मार्केट जाना जाएगी, टीवी देखना देखेगी, अन्य कोई प्रक्रिया है, अपने आस पड़ोस में जो बुआ जी, माता जी, नाना जी जो भी रहते हैं उनके पास जाएगी, बातें करेगी, आएगी, ठीक है। उसकी स्वयं की मर्जी होती है। माता जी उनकी कुछ नहीं कहती, यानी उनकी मम्मी उसको कुछ नहीं कहती है। लेकिन जैसे ही लड़की की शादी होती है, ससुराल में जाती है, ससुराल में जाने पर उसका क्या टाइम कोई फिक्स नहीं होता है। क्यों? वहां पर क्या है, जैसे अपने पीर में तो क्या 7 बजे उठेगी, तो वहां एक शेड्यूल जारी हो जाता है कि सुबह इतने बजे उठना है, फिर ये काम करना है, फिर ये काम करना है, इतने बजे रोटी पकानी है, इतने बजे खाना खाएंगे सारे, फिर आपको सफाई करनी है, पोछा लगाना है, ये लगाना, एक शेड्यूल जारी हो जाता है। उसमें उस बच्ची की, उस लड़की की स्वयं की कुछ भी स्वतंत्रताएं नहीं रहती है, उसकी स्वतंत्रताओं का हनन हो जाता है, उसको काम करना ही करना होता है। तो वो जो लड़की है, वो जब बच्ची है, कभी महीने में, 15 दिन में, जो भी उनका होता है, अपनी माँ के पास जब पीहर पक्ष में आती है, तो माँ की गोद में क्या सर रख कर सोती है, आराम से उसे शांति मिलती है। उसे क्या शांति मिलती है। मोस्टली लड़कियां इस बात को अच्छी तरह समझते हैं, हम लड़के हमें ज्यादा इसका अनुभव नहीं है। जो लड़कियां होती है ससुराल से जब पीहर में आती है, अपनी माँ के गोद में सर रखकर जब सोती है, सर रखकर वो जब आराम करती है, तो उसे सुकून या शांति मिलता है। इस प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? प्रतिगमन है। यानी जो वर्तमान परिस्थिति हमें दुख पहुंचाती है, उससे निकलकर जो भूतकाल की हमें परिस्थिति जो सुख देती थी, उसमें की ओर घूम जाना, उसकी तरफ लौट जाना ही क्या कहा जाता है? प्रतिगमन है। लड़की का अपने ससुराल से पीहर पक्ष की ओर आकर मां की गोद में चैन से सोना किसका उदाहरण है? प्रतिगमन का है। किसका उदाहरण है? प्रतिगमन का है। इसके बाद हम देखेंगे कि कौन सा आता है? आश्रित होना है। आश्रित होना है। जो भी कर्महीन व्यक्ति होता है, जिस अभी तक जो कार्य नहीं कर रहा है, कोई भी जो भी कर्महीन व्यक्ति होता है, वो पूरी तरह से कर्महीन व्यक्ति होता है, वो पूरी तरह से दूसरों पर निर्भर होकर समायोजन स्थापित करता है। ठीक है। कोई भी जो व्यक्ति है, जैसे क्या है, अभी तक कार्य करना स्टार्ट नहीं किया है, कर्महीन है, कोई भी उसका क्या कर्म नहीं है, तो वो क्या दूसरों के ऊपर क्या आश्रित होता है, दूसरों के ऊपर क्या पूरी तरह से आश्रित होता है। ठीक है। तथा असफल व्यक्ति पूरी तरह से सफल व्यक्ति पर निर्भर होना समायोजन कहलाता है। असफल व्यक्ति है पूरी तरह से क्या है? सफल व्यक्ति पर निर्भर होता है। जैसे हम बात करते हैं कि हम अभी तक कुछ नहीं कर रहे, हम क्या है अभी तक कुछ नहीं करें, माता पिता के जो कार्य हैं, माता पिता के जो क्या है पैसे हैं, उनके ऊपर आश्रित है। सिंपल सी बात, जब तक पढ़ाई करता है बच्चा, जब तक कोई भी वयस्क होता है, अपने माता पिता के कार्यों पर क्या आश्रित होता है। तो आश्रित होना, जब तक कोई कर्महीन व्यक्ति है, यानी उसने कार्य करना स्टार्ट नहीं किया है, तब तक वह पूरी तरह से क्या दूसरों पर आश्रित होता है। इसी आश्रित होकर वह क्या अपना समायोजन स्थापित करता है, यानी दूसरों पर है। हमने अभी कार्य स्टार्ट नहीं किया, तो हम माता पिता हैं, पिताजी के कार्यों पर क्या है, पिताजी जो कार्य करते हैं, उनसे जो पैसे आते हैं, वो हमें पैसे देते हैं, उसके ऊपर पूरी तरह से क्या आश्रित है, डिपेंडेंट है। यानी पिताजी पैसे देंगे तभी हम कार्य करेंगे, पिताजी ने पैसे नहीं दिए तो हमारा कार्य रुक गया। जो भी है, कपड़े लाने हैं, किताबें लानी है, जो भी लानी है, पिताजी ने अगर पैसे दिए तो हम कपड़े लाएंगे, पिताजी ने नहीं दिए तो कपड़े नहीं ला पाएंगे, पिताजी ने पैसे दिए तो हम क्या पुस्तकें लाएंगे, और किसी भी कोचिंग में या किसी भी इंस्टीट्यूट में हम क्या एडमिशन ले पाएंगे और आगे पढ़ पाएंगे। लेकिन जैसे ही पिताजी ने मना कर दिया, नहीं इतना ही पड़ेगा, तो हम क्या है वो कार्य रुक जाता है हमारा। तो क्या कहा जाता है? आश्रित होना। कर्महीन व्यक्ति जब पूरी तरह से दूसरे के ऊपर डिपेंडेंट होता है, दूसरे व्यक्ति के ऊपर डिपेंडेंट होता है, जिसे आश्रित होना या डिपेंडेंट होना कहा जाता है। तो हमने कौन कौन सा पढ़ा है कि मानसिक समायोजन के अप्रत्यक्ष उपाय है। पहला हमने पढ़ा था कि दमन करना है, कोई कटु अनुभूति है, अतृप्त इच्छा है, दुखद बात है, उसको बलपूर्वक भुला देना है, क्या कहा जाता है? दमन के नाम से जाना जाता है। कोई भी हमें बात याद आ रही है प्राचीन, कोई भी याद आती है, मोस्टली है जिंदगी है, ये बातें याद आती है, तो जब वो बातें याद आती है तो उनको क्या बलपूर्वक भुला देना दमन कहा जाता है। दूसरा हमने क्या है? समन कहा। कष्टदायी बातों को हमारे दिमाग के द्वारा जानबूझकर चेतन अस्वीकरण करना, क्या कहा जाता है? समन है। दूध वाला एग्जाम्पल दिया था, दूधिया के साथ झगड़ा हो जाता है। तीसरा हमने पढ़ा था प्रक्षेपण होना है। तीसरा हम बात करते हैं प्रक्षेपित होना है। प्रक्षेपित की अगर बात करते हैं तो इसमें व्यक्ति क्या करता है? प्रक्षेपण की अगर बात करते हैं कि वह किसी भी सफलता या असफलता का दोष स्वयं पर नहीं लेगा,
क्या कहेगा कि ये बेकार सा बल्ला है जिसके कारण मैं रन नहीं बना पा रहा हूं। तो प्रक्षेपण की अगर बात करते हैं, अपनी सफलता व असफलता का दोष स्वयं पर नहीं लगाकर किसी दूसरे पर थोप देना है। प्रतिगमन है एक बालिका का, एक बच्ची का ससुराल से पीहर में आकर अपनी माँ की गोद में सर रखकर चैन से सोना है, या किसी दुखी बात को लेकर के माँ के साथ चर्चा करना क्या कहा जाता है? प्रतिगमन है। इसके बाद हमने पढ़ा आश्रित होना है। जो कर्महीन व्यक्ति होते हैं वो पूरी तरह से दूसरों के ऊपर क्या है डिपेंड होते हैं, आश्रित होते हैं, उन्हीं के अनुरूप क्या है वो कार्य करते हैं। ठीक है, इसके बाद अगर बात करते हैं विस्थापन होना है, डिस्प्लेसमेंट है, विस्थापन है, यानी जो चीज है, जो क्या बात होती है उससे स्वयं को निकाल देना, अपने आक्रोश को किसी एक से व्यक्ति या वस्तु पर व्यक्त करना जो कमजोर हो। ठीक है, अपना जैसे मेरा गुस्सा है, मेरा गुस्सा मैं कैसे किसी ऐसे व्यक्ति पर निकालूंगा जो मेरे से क्या कमजोर है, यानी अपने आक्रोश का, अपने क्रोध का किसी ऐसे व्यक्ति या ऐसे वस्तु के ऊपर उपयोग करना जो मुझसे क्या कमजोर है, क्या कहा जाता है? विस्थापन है, यानी मैं दूसरे के ऊपर लाद रहा हूं। ठीक है, तथा जिससे आक्रामक उम्मीद न हो। जैसे अगर हम बात करते हैं, पिताजी ने मेरे को डांट दिया, किसी बात को लेकर मेरे पिताजी ने मुझे डांट दिया, तो मैं क्या पिताजी के सामने तो बोल नहीं सकता, उनको सामने से डांट नहीं सकता, उनके साथ झगड़ा नहीं कर सकता, लेकिन मेरे से छोटा भाई है उसके साथ मैं झगड़ा कर सकता हूँ। पिताजी ने मेरे को डांटा, वो उस जो मेरे को डांटा वो मेरे गुस्सा था, उस गुस्से को क्या मैं अपने छोटे भाई पर निकालूंगा, किसी न किसी बात पर क्या निकाल देता हूँ। इसे क्या कहा जाता है? इसी अगर हम बात करते हैं विस्थापन के नाम से जानते हैं, यानी किसी भी आक्रामक रवैये का जब हम किसी कमजोर वर्ग के ऊपर या कमजोर जो हमसे कमजोर व्यक्ति या कमजोर वर्ग होता है उसके ऊपर निकालते हैं, तो इसे क्या कहा जाता है? विस्थापन के नाम से जाना जाता है। जैसे एक शिक्षक, मैं स्कूल जा रहा हूँ, शिक्षक हूँ, मैं स्कूल जा रहा हूँ, एक शिक्षक है, हमारे टीचर है, उन्होंने मेरे को क्या है क्वेश्चन न करने के लिए क्या है मेरे को डांट दिया। मैंने क्वेश्चन नहीं किए थे, जैसे सपोज करते हैं +2 क्लास में हूँ, +2 क्लास में जैसे ही मैं हूँ, +2 क्लास में पढ़ता हूँ, उन्होंने क्या गामा थीटा के कोई क्वेश्चन दिए थे, मैथमेटिकल इंडेक्शन के कोई मुझे क्वेश्चन दिए, मैं उन क्वेश्चनों को हल कर नहीं ले गया, तो टीचर जी ने क्या मुझे डांटा तो क्या मुझे गुस्सा है, थोड़े बहुत डंडे भी फटकार दिए मेरे को। तो जब मेरे को टीचर ने डांटा तो मेरे को क्या गुस्सा था कि मेरा टीचर क्यों डांटा। ठीक है, मेरे को क्या टीचर ने क्यों डांटा, मैं तो खेलने गया था, क्वेश्चन तो क्या कल कर लेंगे, क्वेश्चन और क्या है। ठीक है, तो इस प्रकार मेरा गुस्सा था दिमाग में। जैसे मैं घर आया, मेरे छोटा भाई सामने मिल गया मेरे को, और भैया आगे स्कूल से, तो मैंने क्या है उसके 2-4 फटकार दी। ठीक है, ऐसे ही फटकार दी मैंने, क्यों? मेरे को गुस्सा था, कौन से? टीचर वाला गुस्सा मेरे में अंदर अभी तक था। तो मैंने क्या छोटे भाई को क्या है पीट दिया है, तो छोटा भाई क्या है कोई किसी ने रोक करके अपने अंदर चले जाता है, घर के अंदर चले जाता है। तो कौन सा है? अगर हम बात करते हैं कि दूसरे का गुस्सा मैंने दूसरे के ऊपर निकाला, इसे क्या कहा जाता है? विस्थापन के नाम से जाना जाता है। जैसे अगर हम बात करते हैं कि कोई जो है, कोई व्यक्ति है, उसने मुझे डांट दिया। ठीक है, माता पिता द्वारा क्या है मुझे डांट दिया है। ठीक है, माता पिता ने किसी बात को लेकर डांट दी, क्यों? शाम को लेट घर आते हैं, शाम को क्या है लेट घर आते हैं, 11-12 बजे लेट जब घर आते हैं तो माता पिता जी के द्वारा डांट दिया जाता है। छोटी उम्र में क्या है 10वीं-11वीं में होते तो लेट ही आते, तो लेट जब घर आते हैं तो माता पिता के द्वारा कहाँ गया था। ठीक है, नलायकों की तरह घूमता है, कहाँ घूमता रहता है। ठीक है, अभी तक क्यों नहीं आया। ठीक है, तो ऐसे डांट पड़ती है तो क्या करें? डांट कुचलेंगे पहले तो, क्यों? माँ बाप खुद कुछ कह नहीं सकते, तो पहले क्या डांट कुचलेंगे, फिर क्या बाहर जाएंगे, बाहर फूल पौधे पेड़ जो भी दिखाई देंगे उनके क्या पत्ते तोड़ने लग जाएंगे, या उनके फूल के उनको तोड़ देंगे। गुस्से में क्या है कहीं ना कहीं तो गुस्सा निकालेंगे। इस प्रकार जब हम अपने से बड़े या जो आक्रामक रवैया हम पर जो कह रहे हैं अपने से बड़े बुजुर्ग हैं उनके ऊपर हम आक्रामक रवैया नहीं अपनाते हैं, उनसे निम्न है यानी अपने से जो छोटे हैं उनको डांटते हैं, फटकारते हैं, उनको आक्रामक रवैये से क्या अपना रोब दिखाते हैं, तो इसे क्या कहा जाता है? इसे विस्थापन कहा जाता है। तो दमन पढ़ा, शमन पढ़ा, प्रक्षेपण पढ़ा, प्रतिगमन पढ़ा, और हमने क्या पढ़ा? विस्थापन है, इनके बारे में चर्चा की है। एक कौन सा पढ़ा था? आश्रित होना है। इसके बाद और रह गए हैं, उनके बारे में क्या कल चर्चा करेंगे। तो आज के लिए इतना ही। हमने पढ़ रहे हैं मानसिक समायोजन के प्रत्यक्ष उपाय है। प्रत्यक्ष उपाय हमने पढ़ा था बाधाओं को दूर करना है, अन्य मार्ग खोजना है, लक्ष्यों का प्रतिस्थापन करना है, विश्लेषण व निर्णय लेना है। इसके बाद हम पढ़ रहे हैं अप्रत्यक्ष उपाय है, दमन समन, ये हमने पढ़ लिए हैं। इसके बाद थोड़े रह गए, उनके बारे में कल चर्चा करेंगे। तो आज के लिए इतना ही। ओके दोस्तों, खुश रहिए, मस्त रहिए, थैंक यू।